Assalamualaikum. My name is Mahmoud Ghaznavi and I am a student of NMDCAT। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ MCQs जो आज PMC के टेस्ट में आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, उनमें से कुछ MCQs मुझे जितने मिले हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, उनके मैं आंसर बताऊंगा। जो एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है वो भी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ मैं बोलूँगा। ठीक है, आप लोग अपने पास नोट करें। बाकी थोड़े से जो मुश्किल MCQs हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे और उनके जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हों और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, तो फिर मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस में रेशियो क्या होगा। तो अब देखें, अगर हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर हों, आइडेंटिकल कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, उनको आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कहते हैं। तो अगर वो पैरेलल में हो तो उनका जो फार्मूला था वो क्या था, n मल्टीप्लाई बाई C। n क्या है, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर, C हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर है और उस हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, C है, तो मैं कहूँ कि उसके मतलब आप बताएं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो n मल्टीप्लाई बाय C करेंगे आप। n जितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 100, 5, जितने भी हो, ठीक है, उसको इस कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, वो आपके पास आ गए। उसके बाद अगर हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो, यानी कि जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब की कैपेसिटेंस बराबर हो, तो फिर हम वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते थे, टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे, C डिवाइडेड बाय n करते थे। ठीक है, ये फार्मूला था। अच्छा, तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पैरेलल होते हैं और मिनिमम हमारे पास सीरीज़ वाला होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछ रहा है पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन में रेशियो पूछ रहा है। तो पैरेलल कम्बिनेशन का क्या है, n इंटू C, जबकि सीरीज़ का क्या है, C डिवाइडेड बाय n। तो ये n नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू n स्क्वायर, C डिवाइडेड बाय C। तो ये C और C कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, n स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो n स्क्वायर आपके पास कौन सा है, B ऑप्शन है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक दूसरी MCQs है, वो कहता है कि विच लॉ इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये MCQs आया है कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है, चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर फिज़िक्स। ठीक है, वहाँ से आया है। वो कहता है कि कौन सा लॉ है जो बेस करता है लेंस मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो देखो, लेंस लॉ का दूसरा नाम बेसिकली, लेंस लॉ हमारे पास क्या था, लेंस लॉ हमारे पास बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो, करंट जो होता है या इंड्यूस EMF जो होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती थी कि वो अपने काज को अपोज कर रहा था। अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स है तो वो उसे क्या कर रहा था, इंक्रीज़ होने नहीं देता। तो इंक्रीज़ होने नहीं देता तो वहाँ पे उसका नॉर्थ पोल और ऊपर से वो जो मैग्नेट हम लोग लेके आ रहे थे, उसका अगर नॉर्थ पोल नीचे लेके आ रहे थे तो वो नीचे जो कॉइल था उसका जो मैग्नेट होता वो आपके पास नॉर्थ पोल बन जाता। जब नॉर्थ पोल बन जाता तो उसे क्या करता, रिपेल करता, ऊपर भेज देता। उसको इंक्रीज़ होने, यानी कि वहाँ पे जो इंक्रीजिंग फ्लक्स उसका काज था, उस इंक्रीज़ फ्लक्स को इंक्रीज़ होने नहीं देगा। तो इंक्रीज़ होने नहीं देगा तो ऊपर से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, वर्क करेंगे। वो जो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी था, वो जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली लेंस लॉ हमें क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो तो न, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है ना हम एनर्जी को कंजर्व कर, यानी कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, न एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो अब यहाँ पे एनर्जी फिर कैसे आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आई, तो ये क्वेश्चन था। तो लेंस लॉ बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है कि ये जितने आपने मैकेनिकल एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, जितना आपने वर्क किया इस मैग्नेट के ऊपर नीचे लाने के लिए, ठीक है, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई। तो लेंस लॉ हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद टोटल कार्क्स कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। जब भी दो मोनोसेक्राइड हों, जब कभी भी मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कौन से बांड के थ्रू होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बांड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और लिपिड होते हैं, तो लिपिड यानी कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, तो लिपिड आपके पास बनता है तो उनके दरमियान में कौन सा बांड होता है, तो एस्टर बांड होता है। इस तरह अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन सा बांड होता है, पेप्टाइड बांड होता है। ये तीनों ऐसे
ऐसे इनके मतलब इनके रिज़ल्ट में कंडेंसेशन भी होती है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट भी होता है, तो इनके रिज़ल्ट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनेगा, साथ में क्या रिलीज़ होगा, वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद कहता है कि हाफ वे रेक्टिफायर हैज़ डायोड, कितने डायोड होंगे किसके अंदर, हाफ वे रेक्टिफिकेशन के अंदर कितने डायोड यूज़ करते हैं, तो एक ही डायोड यूज़ होता है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि ब्रिज वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मे भी ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इसको याद रखना। और उसके बाद हमारे पास है पिक आउट 1, इनमें से आपने ऐसा, ये एक है हार्ट, दूसरा है किडनी, तीसरी है लंग्स, चौथा है लाइफ। इनमें से कहता है कि इन चारों में से मुख्तलिफ कौन सा है। पिक आउट 1 का मतलब है कि इन चारों में से एक कोई मुख्तलिफ होगा, वो कौन सा है। तो देखो, हार्ट हो, किडनी हो, लंग हो, ये क्या है, आर्गन है। तो लाइफ यहाँ पे क्या होगा, इनसे मुख्तलिफ है, तो इसलिए ये हमारे पास आंसर बनेगा। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंड्स आर एन आइसोट्रॉपिक। तो सबसे पहले समझो कि एन आइसोट्रॉपिक होते क्या हैं। ऐसे प्रोटीन जिसकी डायरेक्शन को चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उन प्रोटीन को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन जिनकी डायरेक्शन को चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, आइसोट्रॉपिक प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन कहाँ पे मिलते हैं, मायोफिलामेट में। मायोफिलामेट कौन से मायोफिलामेट, एक्टिन मायोफिलामेट या एक्टिन मायोफिलामेट या थिक मायोफिलामेट। तो थिक मायोफिलामेट, तो थिक मायोफिलामेट में जाके हमारे पास थिक मायोफिलामेट को जब हम फर्दर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, 3 बॉडीज़ आपको मिलते हैं। एक दरमियान में जिसको हम एच लाइन कहते हैं या एच बॉडी कहते हैं या एच डिस्क कहते हैं, और वो 2 उसके मतलब दरमियान में होते हैं जिनको हम एम बॉडी कहते हैं। तो आपके पास कौन सा होगा, एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन आपके पास मायोसिन होता है। एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन क्या होता है, मायोसिन होता है। और थिक फिलामेट जो है, थिक बैंड जो है या थिक बॉडी जो है या थिक बैंड जो है, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मायोसिन से मिलकर बना होता है। तो मायोसिन आपके पास क्या है, एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन हुई, एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन हुई। तो मायोसिन कौन से लाइन में होता है, एम लाइन में होता है, एच लाइन में होता है, ये दोनों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा एम लाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। 1-2 और भी हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये है कि कंडक्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, कहता है कि कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल हैं। देखें 2 टर्म्स हैं, ये भी क्वेश्चन आया है कि हमारे पास फिज़िक्स सेकंड ईयर इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, जैसे कि रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का। इसी तरीके से कंडक्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एक सिंपल लाइन है, ये आपको समझ आई होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द पीएच वैल्यू, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पीएच की वैल्यू को न्यूट्रलाइज करता है, तो वो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। HClO4 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा क्लोरीन का। तो अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन एक है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुआ करती है, तो -2 है तो -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के क्या है +1, इसका क्या हुआ -8। तो अब कंपाउंड को न्यूट्रल तो करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन के ऊपर +7 आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा, तो तब जाके ये न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो =0 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्लोरीन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट होगा वो क्या होगा +7 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो हमारे पास ये है कि विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज कॉल्ड टू फेटस, यानी कि कौन से मंथ में, प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में हम एम्ब्रियो को कहते हैं फेटस, तो वो हमारे पास 3rd मंथ होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे इस चैनल को कोहिस्तान कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।